Students, will continue with the session with the topics given in macroeconomics. तो हम macroeconomics हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि हम मैक्रोइकोनॉमिक्स पहले डील करेंगे, तो मैक्रोइकोनॉमिक्स के भी अंदर बात करें कि पहला जो टॉपिक है वो कौन सा पढ़ा जाना है। तो सबसे पहले तो यू नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आपने प्रीवियस सेशन में देख लिया है कि लार्जर कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उनको जानना और उनको यूज करना, ये सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो ये हमारा कवर हो गया है। अगला टॉपिक जो है वो यूनिट 3 के अंदर वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये सारे टर्म्स की बात करनी है। तो जितनी भी चीजें सिलेबस के अंदर दी गई है उसे किसी को भी नहीं छोड़ना, उस पर खूब फोकस करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर वो बात कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो ये एक सब टॉपिक हुआ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पहले समझना है कि अल्टीमेटली ये क्या होता है। ठीक है, सो विल डू दिस। ठीक है, तो द टॉपिक फॉर टुडे इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम का फ्लो सोसाइटी में किस तरह हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, ये तो हमें उसने बता दिया। टॉपिक इटसेल्फ सेज सर्कुलर। ठीक है, ये किसी भी जगह से जहां से घूम के जाता है वहीं वापस आ जाता है। और क्या है? इनकम, यानी कि किसी की भी इनकम है, वो थोड़े समय के बाद जो मेरी इनकम है वो जो भी मैं पैसे कमाऊंगी उसे मैं कहीं ना कहीं तो खर्च ही करूंगी। ठीक है, मैं ऐसे कमा के सिर्फ उसे देखने के लिए या अपने सामने रख के देखती तो नहीं रहूंगी। तो जो भी मेरी इनकम हुई वो कभी ना कभी तो जब मैं स्पेंड करूंगी तो उससे मैं पेमेंट करूंगी। जो मैंने स्पेंड किया, जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, वो किसी और का तो इनकम बन ही जाएगा। कुछ भी जैसे विल सी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें जो चीज समझनी है वो देखें कि कहां से शुरू होती है सारी चीजें। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इनिशियल लेवल क्या है, ये कैसे शुरू होती है। इनकम, आप बच्चे इतना समझ जाओ कि इनकम है वो किस तरह से सर्कुलेट होती रहती है पूरे इकोनॉमी के अंदर और वापस से घूम के वहीं आ जाती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करती है, ये हमें डील करना है ये टॉपिक को आज क्लास में। ना अब बात करें कि अगर अब इनकम का जनरेशन या कुछ भी इकोनॉमी के अंदर शुरू होने का बेसिस क्या है, तो कुछ भी शुरू होने का बेसिस है डिमांड। कुछ भी शुरू होने का, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी शुरू होने का बेसिस जो है वो है डिमांड। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि समर्स का टाइम है, बहुत गर्मियां पड़ रही हैं। अब इस गर्मी के टाइम पर मेरे को बैठे बैठे ऐसे राहत महसूस नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या फिर मुझे गर्मी लग रही है तो चलिए एसी चला लेते हैं, या एसी जैसी कोई चीज होती तो बहुत अच्छा रहता। सो क्योंकि मैंने कुछ चाहा तो डिमांड इज बीइंग जनरेटेड, डिमांड क्रिएट हो गई। तो गर्मी में मुझे इस समर्स के सीजन में मुझे गर्मी बहुत लग रही है तो एसी की डिमांड आ गई। ठीक है, जब एसी की डिमांड आ गई, अच्छा ये डिमांड करेगा कौन? ये हम आप जैसे लोग घर पे जो बैठे हुए हैं वो लोग करेंगे, या जो भी कहीं से भी डिमांड आएगी वो कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा। तो इन्हीं जो फर्स्ट स्टेज है डिमांड का वो कहां से शुरू होता है? वो पूरी दुनिया में सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं डिमांड से ही शुरू होती है सारी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट।
तो हम ये बोलेंगे कि डिमांड इज जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड कहेंगे इसको। अब जब डिमांड जनरेट हो गई, तो डिमांड जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा, मुझे इसकी सप्लाई चाहिए, मुझे ये सामान खरीदना है। ठीक है, तो डिमांड जनरेट होगी तो उसके लिए अब प्रोडक्शन होना है, कुछ ना कुछ बनेगा। अब जब बनेगा तभी तो एसी मैं खरीदूंगी और तभी तो आगे फिर मैं एसी लगाऊंगी और फिर चलाऊंगी और फिर वो जो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी वो कहीं ना कहीं उससे राहत मिल जाएगी। सो एंटायरली दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिमांड जनरेट हुई, डिमांड जनरेट होने के बाद प्रोडक्शन होना है अब। ठीक है, तो प्रोडक्शन होने के लिए उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं एक एसी की कंपनी लगाने के लिए, या पूरी दुनिया में कुछ भी मैं कहूं तो प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मुझे ये पेन भी चाहिए तो वो भी डिमांड है। मैंने बैठे बैठे सोचा कि कुछ लिखते हैं तो दैट इज अ डिमांड, डिमांड आ गई। तो लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, कागज और पेन चाहिए। ठीक है, तो मुझे कागज लेके आना होगा, एक पेन लेके आना होगा, तो कागज की सप्लाई होगी और पेन की भी सप्लाई होगी। ये दोनों चीज सप्लाई करने के लिए ये कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस होना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो बनना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन रिक्वायर है। ठीक है, तो कुछ भी करने के लिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे जूस पीना है, तो मैं जाऊंगी रियल जूस या ट्रॉपिकाना का जूस ले, तो उसकी भी प्रोडक्शन होनी है। मुझे खाना खाना है तो उसकी भी प्रोडक्शन करनी है। मुझे कुछ और यूज करना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो फिर गाड़ी या बस या जो भी, तो फिर या तो मैं सर्विस लूंगी या फिर अपना प्रोडक्ट लूंगी। तो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि कुछ भी होगा तो उसके लिए डिमांड चाहिए और डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में किस तरह से पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर घूमता है। तो डिमांड कौन करेगा, डिमांड तो करेगा हाउस होल्ड, यानी कि हम और आप। ठीक है, अब प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन करने वाले को हम कहते हैं फर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं कंपनीज, और या फिर हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज। ठीक है, ये सब जगह में प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, तो चलिए, अब प्रोड्यूस करना है तो कुछ भी प्रोड्यूस कैसे होगा आखिर में, तो हमें इसके लिए जान लेने हैं यूनिवर्सल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इस पूरी दुनिया में अगर कुछ भी बनाना हो तो ये चार चीजें रहेंगी तो वो चीज बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं सीधे सीधे भी कह सकती हूं कि इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करना है, डिमांड तो आ गई, डिमांड आने के बाद प्रोडक्शन, सामान बनना है, वो सामान बनाने के लिए जो चीज चाहिए हम उस पर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो सामान बनाने के लिए क्या चाहिए जी, सामान बनाने के लिए चाहिए, अगर मान ले एसी ही की बात करते हैं तो एसी है, एसी की बहुत सारी कंपनीज है, सैमसंग है, हिटाची है और देयर आर सो मेनी, एलजी है। अब इसकी फैक्ट्री लगाने के लिए जहां से भी प्रोडक्शन हो रही है, तो इसकी फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए, लेबर चाहिए जो इसको बनाएगा। उसके बाद चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे मैं रॉ मटेरियल से लेके एडवर्टीजमेंट तक सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, तो मेरे को पैसा चाहिए। और तीसरा जिसको और चौथा जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब आप समझ लें एंटरप्राइज, या आप समझ लें मालिक। ठीक है, जिसने ऐसा मालिक जिसने ये सोचा कि अच्छा चलो मैं कैपेबल इनफ हूं, मुझे लग रहा है कि मैं बाकी तीनों चीजें अरेंज कर लूंगा, तो फिर मैं जो है एक फैक्ट्री डाल लेता हूं और मैं प्रोडक्शन करता हूं और मैं प्रॉफिट भी कमाता हूं। तो जिसने ये सोचा और ये सोचने के बाद बाकी तीनों को इकट्ठा कर दिया और एक जगह पर ले आया, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जिसको इस एंटरप्रेन्योर को मान लो कि चाहिए प्रोड्यूस करना है, तो उसने लैंड का अरेंजमेंट किया, या तो लैंड खरीदेगा और या फिर लैंड को रेंट पे लेगा। तो अगर खरीदेगा तो वो पेमेंट करेगा। ठीक है, खरीदेगा तो वो उसकी पेमेंट करेगा, और अगर नहीं खरीदता है, रेंट पे ले लेता है, तो फिर उसका रेंट भी पे करेगा। ठीक है, तो मैं रेंट कह सकती हूं या फुल पेमेंट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, या कैपिटल पेमेंट भी इसको मैं कह सकती हूं। तो या तो वो उसने तो लैंड उसको किसी जरिए से मिल जाएगा, रेंट करके या पूरी खरीद के। अब चलिए, लेबर
कुछ लोगों को बुलाएगा, वो खुद तो बना नहीं सकता सारी जगह की ऐसी, तो वो कुछ लोगों, उसको लोग चाहिए जो आगे इस प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस करेंगे। अब जब वो आदमी आएंगे प्रोड्यूस करने के लिए तो उन्हें सैलरी चाहिए, ठीक है, वेजेस चाहिए, तो फिर सैलरी और वेजेस के फॉर्म में वो उसको पैसे देने होंगे, ठीक है, सैलरी और वेजेस के फॉर्म में। तीसरी चीज जो उसे चाहिए वो है कैपिटल, वो है पैसा, जिससे मैंने कहा कि वो रॉ मटेरियल, इनपुट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग सब कुछ उसको करना है, तो उसके पास पैसा जरूरी है, ठीक है। अब ये पैसा उसके पास कहां से आएगा? या तो उसके पास खुद से पैसा है, ठीक है, उसके पास खुद से पैसा, उसने कहा चलो मैं फैक्ट्री लगाता हूं। अगर उसके पास खुद से पैसा नहीं है तो वो कहां से लेगा? वो बैंक से लेगा, वो बैंक से लोन ले लेगा, या फिर कहां से करेगा? या फिर वो मार्केट से बोरो भी कर सकता है, मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग आप समझ लें कि एक तरह से शेयर मार्केट आप समझ लें फिलहाल के लिए, कि वो शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर ये वो है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एसी बनाने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। अब जब लैंड उसको मिल गया तो उसने लैंड की को रेंट दिया या लैंड की पेमेंट करी? किसको दिया? लोगों से, वो वाले लोग जो हाउस होल्ड के अंदर, वो वाले लोग जो हाउस होल्ड में हैं। किसी की जमीन होगी, किसी का घर होगा, उससे उसने रेंट लिया, उसको उसने रेंट पे किया, तो अल्टीमेटली कहां पहुंचा पैसा? हाउस होल्ड के पास पहुंच गया, ठीक है। अब दूसरे पे है लेबर। लेबर कहां से काम करने आएगा? फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट से लेके, बड़ी पोस्ट से लेके, आप सीईओ से लेके आप मजदूरों तक, सभी लोगों को उनकी सैलरी या वेजेस मिलेगी। तो सैलरी या वेजेस जो है अल्टीमेटली कहां से आते हैं? ये लोग आते हैं हाउस होल्ड से। सैलरी एंड वेजेस हैज बीन पेड टू हाउस होल्ड, तो उनको पेमेंट मिल गई, ठीक है। कैपिटल अगर बैंकों से लिया है या मार्केट से बोरो किया है तो उस पर फिर इंटरेस्ट पे करेगा, और या फिर जो है, हाँ, उस पर फाइनली इंटरेस्ट पे करेगा, या एक प्रॉफिट का शेयर उसको देना पड़ेगा। किसको? हाउस होल्ड को। इन्हीं लोगों ने बैंक में पैसा जमा, हम ही लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया, और हम ही लोगों ने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया। एंटरप्रेन्योर जो ये सब कुछ अरेंज कर रहा है। तो समझने की बात क्या है, यहां आप देखें कि अगर डिमांड आई है और प्रोडक्शन के जरिए उस डिमांड को पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए उसे वो फैक्टर्स चाहिए जिससे सामान बन सकेगा। वो फैक्टर्स को यूज करने के लिए, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को यूज करने के लिए उसे फिर से पेमेंट करनी पड़ती है। किसको पेमेंट करनी पड़ती है? तो उसे पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, सीयर। तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी किसको? टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये क्या है? इसको कहेंगे फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ठीक है, इसको फैक्टर पेमेंट कहेंगे। डिमांड आई, प्रोड्यूसर ने सोचा प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो चीजें उसे किसने दी? वो चीजें उसे हाउस होल्ड नहीं दी। हाउस होल्ड ने लैंड दिया, हाउस होल्ड ने लेबर दिया, हाउस होल्ड ने पैसा दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दी, फर्म्स ने उसके बदले उसको पेमेंट कर दी, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब जब इनके पास पैसा आ गया, जब इनके पास पैसा आ गया तभी तो ये जाएंगे और बाहर जाके चीजें खरीद पाएंगे जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? वो हाउस होल्ड वापस से फर्म के पास जाना है, ठीक है। हाउस होल्ड फिर से फर्म्स के पास जाएगा, हाउस होल्ड विल गो टू द फर्म्स अगेन, और हाउस होल्ड फर्म्स के पास जाके क्या करेगा? वो सामान खरीद लेगा जो उसे चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी की डिमांड है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कंजम्पशन पर, जो भी उसको चीज यूज करनी थी, कंजम्पशन पर खर्चा, कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है।
कंजम्पशन पर वो एक्सपेंडिचर करेगा। किसके बदले में? उसके बदले में जो इन्होंने बनाया है वो कंज्यूमर को वापस वो कंज्यूमर को दे रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। यानी कि आप समझें कि सोसाइटी में डिमांड जनरेट हुई, डिमांड जनरेट होने के बाद प्रोडक्शन होना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसे होगी? तो प्रोडक्शन होगी वो फैक्टर सर्विसेज लेके जो हाउस होल्ड ने दी थी फर्म्स को, उसके बदले में उसने फैक्टर पेमेंट करी, और जब पेमेंट करी तो इनके पास पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास। अब पैसे के लिए बदले में उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, तो फैक्ट्रीज को पेमेंट करी। किसके बदले में? क्योंकि फैक्ट्रीज ने उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज दिए जो उनको चाहिए थे और जो उन्होंने बनाए थे। तो अल्टीमेटली जो है ये पैसा सर्कुलेट होता रहेगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इकोनॉमी के अंदर। फिर क्या है? फिर गुड्स एंड सर्विसेज इधर बन गए, इनको सेटिस्फैक्शन हो गई, अब ये काम करते रहेंगे लगातार, इनके पास पैसे आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई नई डिमांड्स आती रहेंगी, और नई नई डिमांड के बाद नए नए प्रोडक्शन सेक्टर्स आ जाएंगे, प्रोडक्शन सेक्टर के बाद वो लोग अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, और इसी तरह से पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर में घूमता रहेगा। प्रोडक्शन से फिर हाउस होल्ड आ जाएगा, हाउस होल्ड से फिर प्रोडक्शन सेक्टर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी को कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर हम बात कर लें हाउस होल्ड और प्रोडक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज को देता है प्रोडक्शन सेंटर को, और प्रोडक्शन सेंटर जो है फैक्टर पेमेंट इसको कर देता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास जब पैसा मिला तो हाउस होल्ड वापस से गया फर्म्स के पास, उसे सामान खरीदना था, उसने सामान खरीदा और गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म्स से जाके उसने ले ली और उसकी पेमेंट कर दी। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी। अब बात करें, वापस आ जाएं, ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको दिया क्या? फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड को क्या दिया? हाउस होल्ड को दिया इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये थर्ड। और उसके बाद इन्होंने इनको क्या दिया? पेमेंट दी, तो उस पेमेंट को बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज द फोर्थ वेरिएंट। अब देखें, सेकंड और फोर्थ और 1 and 3, 1 and 3 के अंदर आप देखें कि 1 में भी और 1 में कुछ सर्विसेज ली जा रही हैं, कुछ सर्विसेज को यूज किया जा रहा है, और थर्ड में गुड्स को यूज किया जा रहा है। हो सकता है वो सर्विसेज भी हो, ठीक है। हमने यहां पर गुड्स का एग्जांपल दिया है। तो पहले वेरिएंट और तीसरे वेरिएंट में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है, और दूसरे और चौथे में अगर हम देखेंगे तो वहां पर पेमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब भी पेमेंट इन्वॉल्व है। तो सेकंड और फोर्थ वेरिएंट में पेमेंट इन्वॉल्व है, यहां पर विल मेंशन है पेमेंट, और यहां पर अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट्स इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का रोटेशन होता है तो उसको कहते हैं फिजिकल फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो, ठीक है। और जब भी मनी का फ्लो होता है तो उसको कहते हैं नॉमिनल फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हो जाए तो वो हो जाएगा फिजिकल फ्लो, और जब वो फ्लो पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ हो तो उसको कहेंगे नॉमिनल फ्लो, ठीक है।
फिजिकल फ्लो को रियल फ्लो भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल फ्लो। तो दिस इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड। हालांकि देखें हमने यहां पर दो सेक्टर्स की बात की, जो कि कहता है हाउस होल्ड एक सेक्टर है और प्रोडक्शन एक सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग फर्म्स एक सेक्टर है। हाउएवर एक इकोनॉमी के अंदर केवल यही दो सेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसके अलावा दो और सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चले हम उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। विच ऑल द सेक्टर्स आर प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी। तो दो सेक्टर तो हमारे पास हो ही गए। एक सेक्टर हो गया हमारे पास, एक सेक्टर हो गया हमारे पास हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा सेक्टर हो गया हमारे पास व्हाट, प्रोडक्शन सेक्टर, या फर्म्स भी कह सकती हूं मैं, प्रोडक्शन सेक्टर। तीसरा सेक्टर हो जाएगा गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर इज देयर, तीसरा सेक्टर कहेंगे गवर्नमेंट को। और चौथा सेक्टर जो एक इकोनॉमी में प्रेजेंट है वो होता है फॉरेन एंटिटीज, ठीक है। तो आगे यहां पर, या फिर इसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बाकी दोनों सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाएगा। बट फॉर द टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे एंड मोर सिंप्लीफाइड वे, हमने दो सेक्टर्स का ही एग्जांपल लिया है, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर, और उसमें मनी का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में किस तरह से फ्लो होता है वो आपको दिखाया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड फर्दर टॉपिक विल डील इन द नेक्स्ट।